अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम नदीम खान। वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज के दिन हम चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है आपका, ये बेसिकली किंगडम प्रोटिस्टा के हवाले से है। तो हम देखेंगे कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके अंदर पाए जाने वाले एनिमल्स कौन कौन से होते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा कौन सा किंगडम है, प्रोटिस्ट कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोटिस्ट के अंदर कौन कौन से जानदारों को शामिल किया गया है। तो हम इन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे जो प्रोटिस्ट है उनके बेसिक करैक्टर्स कौन से होते हैं। भी हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये प्रोटिस्टा किंगडम के साथ तल्लुक़ रखने वाला कोई एनिमल है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा, यानी कि जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं उनके करैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, उनकी खूबियों को डिस्कस करेंगे कि उनके अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कौन कौन से उनके अंदर करैक्टर्स होते हैं। किसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि ये वाले जो जानदार हैं इनको हम बेसिकली क्या कहते हैं, इनको हम किंगडम प्रोटिस्टा कहते हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे पहले इसके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है उनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, यानी कि उसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी जानदार हैं उनको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर कैसे तरतीब दिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑल द प्रोटिस्ट आर यूकैरियोटिक, यानी कि ये जितने भी प्रोटिस्टा के अंदर पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक होते हैं। जबकि किंगडम प्रोटिस्टा से पीछे वाला जो हमने डिस्कस किया था, पीछे वाला पूरा चैप्टर जो है वो हमारा किंगडम मुनीरा के हवाले से था, यानी कि किसके हवाले से था, किंगडम मुनीरा। किंगडम मुनीरा का मतलब क्या है, बेसिकली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में, यानी कि उनसे जो एडवांस ऑर्गेनिज्म हमारे पास हैं वो कौन से किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हैं, शामिल हैं। यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो जानदार शामिल हैं वो क्या होते हैं, वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि उनके सेल के अंदर वाज़े न्यूक्लियस पाया जाता है। देन उसके बाद दे आर द सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये जो हैं ये सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर बेसिकली ये आम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होते। यहाँ पे आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ कि ये सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जो कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उन दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर शामिल जानदार होते हैं वो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि वो अपनी लाइफ साइकिल के दौरान एम्ब्रियो नहीं प्रोड्यूस करते। जबकि बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसा कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो अपने लाइफ साइकिल के दौरान क्या बनाते हैं, वो एम्ब्रियो बनाते हैं। लेकिन जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर पाए जाने वाले एनिमल्स जो होते हैं वो अपने लाइफ साइकिल के दौरान वो एम्ब्रियो नहीं प्रोड्यूस करते, लेकिन होते यूकैरियोटिक होते। बेसिकली प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई वो भी यूकैरियोटिक हैं, लेकिन वो कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर शामिल जानदार होते हैं वो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होते। क्यों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होते, कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होते, क्योंकि वो अपने लाइफ साइकिल के दौरान एम्ब्रियो नहीं प्रोड्यूस करते, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी एवोल्यूशन को, यानी कि जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर शामिल जानदार हैं जो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहाँ से निकले। एवोल्यूशन का मतलब होता है वक्त के साथ साथ किसी भी जानदार के स्ट्रक्चर में तब्दीली आना, यानी कि एक जानदार पुराने वक्तों में उसका ढांचा, उसका स्ट्रक्चर और तरह का था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसके स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफिकेशन आना शुरू होगी, तब्दीलियाँ आना शुरू होगी, वक्त के साथ साथ वो चेंज होता गया, उसके स्ट्रक्चर चेंज होती गई, तो उसको हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये कौन से किंगडम से निकला है। बेसिकली दे आर इवोल्व फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स, यानी कि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स हैं, ये यूकैरियोट है। यहाँ से बेसिकली आप देखेंगे कि यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन, यानी कि वो निकले कहाँ से हैं, वो बेसिकली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से निकले हैं। यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा जो होते हैं
ये बेसिकली ये वाले जानदार प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से निकले हैं। देयर इवोल्व का मानी होता है निकलना, यानी कि उनसे पैदा होना, ठीक है। ये कहाँ से पैदा हुए हैं? फ्रॉम द प्रोकैरियोट, ये प्रोकैरियोट से इवोल्व हुए हैं। देन अदर यूकैरियोट्स, जिस तरह दूसरे यूकैरियोट्स होते हैं जैसा कि फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स होते हैं, इवोल्व फ्रॉम द प्रोटिस्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। बेसिकली जितने भी दूसरे प्रोटिस्ट हैं, जितने भी दूसरे यूकैरियोट्स हैं, जैसा कि यूकैरियोटिक हमारे पास एक जानदार है फंजाई, दूसरा प्लांट्स, तीसरा हमारे पास एनिमल्स, यानी कि एनिमल, फंजाई और प्लांट्स ये यूकैरियोटिक हैं, लेकिन ये इवोल्व किससे हुए हैं? प्रोटिस्ट से हुए हैं। और प्रोटिस्ट जो हैं ये कहाँ से इवोल्व हुए हैं? ये प्रोकैरियोट से हुए हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपके सामने इसकी तरतीब लिख देता हूँ। बेसिकली क्या है कि सबसे पहले प्रोकैरियोट्स थे, प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया वगैरह। प्रोकैरियोट से कौन कौन सी चीज़ निकली? ये प्रोटिस्ट निकले, प्रोटिस्ट्स। प्रोटिस्ट क्या है? ये यूकैरियोट है, यूकैरियोट है। जबकि प्रोटिस्ट से आगे कौन से निकले आए? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जैसा कि फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। यानी कि ये प्लांट्स, एनिमल जो कि कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये बेसिकली प्रोटिस्ट से इवोल्व हुए हैं। और प्रोटिस्ट जो हैं ये किससे इवोल्व हुए हैं? ये प्रोकैरियोट से, यानी कि बैक्टीरिया से। ये क्या है? ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया वगैरह से कौन इवोल्व हुआ है? प्रोटिस्ट इवोल्व हुए हैं, यानी कि बैक्टीरिया से निकले हैं प्रोटिस्ट। और प्रोटिस्ट से आगे कौन पैदा हुए थे? फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। यानी कि ये सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वहाँ से सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का आगाज़ हुआ, यानी कि पैदा हुए। सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बाद कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसा कि फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स ये पैदा हुए, ठीक है। ये थी इसके एवोल्यूशन के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले इस कायनात के अंदर कौन से जानदार थे। इस कायनात के ऊपर सबसे पहले प्रोकैरियोट्स थे, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह थे। देन उसके बाद प्रोटिस्ट पैदा हुए। प्रोटिस्ट क्या है? ये यूकैरियोट्स हैं और ये सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जबकि जो फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ये कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होते, क्योंकि जो फंजाई हैं, प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ये अपने लाइफ साइकिल के दौरान एम्ब्रियो प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से पैदा हुए हैं, यानी कि प्रोटिस्ट से। और प्रोटिस्ट किससे पैदा हुए हैं? ये बेसिकली ये प्रोकैरियोट से पैदा हुए हैं। देन उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, यानी कि ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं। देन उसके बाद सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, यानी कि प्रोटिस्ट के अंदर 3 कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं: यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कौन से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड कॉलोनियल, यानी कि जिसके अंदर जानदार कॉलोनी बनाकर रहते हैं, ओके। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर लेकिंग ऑफ एम्ब्रियो को। जैसा कि मैंने आपको बताया है ये सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि ये अपनी लाइफ साइकिल के दौरान एम्ब्रियो प्रोड्यूस नहीं करते, जबकि दूसरे कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसा कि फंजाई हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये अपने लाइफ साइकिल के दौरान एम्ब्रियो प्रोड्यूस करते हैं, जबकि ये नहीं करते, ओके। देन उसके बाद क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन की बुनियाद पर इसको 3 कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड करते हैं। यानी कि कुछ प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जो एनिमल लाइक होते हैं, यानी कि एनिमल लाइक का मतलब क्या होता है? ये एनिमल जैसे करैक्टर शो करते हैं। देन उसके बाद उनको हम क्या कहते हैं? जो एनिमल जैसे करैक्टर शो करते हैं उनको हम कहते हैं प्रोटोजोअन्स। उनको हम क्या कहते हैं? प्रोटोजोअन्स कहते हैं। देन प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट दूसरी कैटेगरी है, यानी कि पहली कैटेगरी आपके पास ये है, सेकंड कैटेगरी ये वाली है और थर्ड कैटेगरी इसकी ये वाली है। यानी कि जो पहली कैटेगरी उसके अंदर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जिनको हम प्रोटोजोअन्स कहते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। देन फंगस लाइक प्रोटिस्ट, सॉरी ये एनिमल लाइक डबल लिखा गया, ये एलजी लाइक प्रोटिस्ट हैं। ये क्या है? एलजी लाइक प्रोटिस्ट, यानी कि जो एलजी है उसकी तरह के जो प्रोटिस्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एलजी लाइक प्रोटिस्ट। देन उसके बाद फंगस लाइक प्रोटिस्ट, थर्ड वन हमारे पास आता है फंगस लाइक प्रोटिस्ट।
अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में जाएगा कि इसकी 3 कैटेगरीज क्यों हैं? क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा जो है अर्नस्ट हैकेल ने बेसिकली ये पेश किया था। अब कैसे किया था? पहले 2 किंगडम थे, यानी कि किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया, यानी कि वो जानदार जो कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक in नेचर थे, उनको 2 हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया गया था। यानी कि वो जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार करते थे उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते थे, और ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते थे उनको हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते थे। यानी कि इसकी बुनियाद पर, खुराक हासिल करने की तरीक़ों की बुनियाद पर जानदारों को 2 ग्रुपों में तकसीम कर दिया गया था। लेकिन जैसा कि आपके सामने मैं एक ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्ट बताने लगा हूँ, यूग्लिना, क्या? यूग्लिना, ये इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल यूग्लिना, यूग्लिना, ये यूग्लिना ऑर्गेनिज्म जो है ये बेसिकली डे टाइम ये ऑटोट्रॉफ्स बन जाता था, यानी कि इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते थे, ये अपनी खुराक खुद तैयार करता था। लेकिन नाइट टाइम ये हेटेरोट्रॉफ बन जाता था। अब यहाँ पर साइंटिस्ट परेशान हो गए कि ये दिन के वक्त अपनी खुराक खुद तैयार करता है लेकिन रात के वक्त अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करता, यानी कि हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर हो जाता है। तो इसको हम किस किंगडम के अंदर रखेंगे? ना तो हम इसको किंगडम प्लांटी के अंदर रख सकते हैं और ना ही किंगडम एनिमिलिया के अंदर, यानी कि इसको हम ऑटोट्रॉफ के अंदर भी नहीं रख सकते, हेटेरोट्रॉफ भी नहीं रख सकते, क्योंकि ये दोनों के दरमियान में है। तो इसलिए साइंटिस्ट ने इनके लिए डिफरेंट तरह का जो किंगडम है उन्होंने तजवीज़ दिया। उन्होंने सोचा कि इनके लिए हम कोई एक नया किंगडम प्रोड्यूस कर लें, एक इनको किसी और कैटेगरी के अंदर रखें। देन उसके बाद उन्होंने इसके जब जेनेटिक्स को देखा, जब उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा, तो ये बेसिकली प्रोकैरियोट से ज़रा बिल्कुल डिफरेंट थे और यूकैरियोट से भी डिफरेंट थे। प्रोकैरियोट से किस तरह ये डिफरेंट थे? क्योंकि इनके सेल के दरमियान में वाज़ेह न्यूक्लियस था, इसलिए ये यूकैरियोट थे। और ये यूकैरियोटिक दूसरे जानदारों से क्यों डिफरेंट थे? क्योंकि ये सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रखते थे, यानी कि अपने लाइफ साइकिल के दौरान ये एम्ब्रियो नहीं प्रोड्यूस करते थे। ठीक है। देन उसके बाद एक और भी यूग्लिना जो है, अगर इसी को देखा जाए तो इसके अंदर सेल वाल नहीं होती। क्या नहीं होती? सेल वाल नहीं होती, जैसा कि एनिमल के अंदर नहीं होती। देन उसके बाद एनिमल्स के अंदर फिर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होते, लेकिन इनके अंदर होते हैं। ये इनके अंदर कुछ ऐसी थी जो एबनॉर्मेलिटीज़ थी, या इनके अंदर कुछ फीचर ऐसे थे जिसकी बुनियाद पर किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये तजवीज़ दिया गया था। ठीक है। देन उसके बाद इंशाल्लाह हम इसके कंप्लीट डिस्कस करेंगे, लाइफ साइकिल के हवाले से भी डिस्कस करेंगे, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके एक एक मेंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए आपने GS अकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि, और इसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसकी आने वाली लेटेस्ट जो वीडियो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। थैंक यू वेरी मच।